केवल हत्यारे हो तुम्हें तो देखते तुम्हारे माता पिता का अनुमान लगाया जा सकता है। वो भी अवश्य तुम्हारी तरह स्वार्थी और क्रूर रहे होंगे, इसीलिए पिता महाराज ने उन्हें मार दिया, तुम्हारी मां को बंदी बना के रखा। क्या हुआ चंद्र, ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? उसका इतना साहस इसे कैसे कह सकती हो? किसी को कोई अधिकार नहीं है मेरे परिवार के बारे में कुछ भी कहने का। इन लोगों ने मेरे परिवार के साथ इतना कुछ किया, उसके बाद भी मैंने इन्हें हमारे महल में रहने दिया। मैंने इसे, इसकी माँ को, उसकी भाभी को, किसी को कष्ट नहीं आने दिया। शांत हो जाओ चंद्र, उसके बारे में सोचकर अपना मन खराब मत करो। मैं हूं ना तुम्हारे करीब। और वैसे भी ये सब तो होना ही था। वो हमारे शत्रु की बेटी जो है, उसके बारे में सोचकर तुम अपना वक्त जाया मत करो चंद्र। ये किसकी परछाई थी? इस समय कौन हो सकता है? ये कौन है जो इतनी रात को इस तरह छिपकर मंदिर की ओर जा रहा है? छाया? सत्या, कितना समय हो गया ना हमें मिले हुए। पहले कैसे हम रोज मिला करते थे, परंतु जब तक चंद्र ने राजगद्दी संभाली है तब से। अब इस बातें छिपकर मिलना ठीक नहीं है। हम वैशाली में मिले थे और तब से लेकर आज तक हमने अपने प्रेम संबंध को छुपा कर रखा है। पर छाया, अब तुम्हारा भाई मगध का राजा बन गया है। वो कभी नहीं चाहेगा कि मगध की राजकुमारी का विवाह एक सोना गढ़ने वाले के साथ हो। छाया, इस बार तो मैं यहाँ पर तुम्हारे भाई के विवाह के लिए गहने लाने के बहाने से आ गया, पर हर बार ये बहाना नहीं मिल पाएगा छाया। परंतु मैं स्वयं को राजकुमारी नहीं समझती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। छाया, तुम समझती नहीं हो, ये सब इतना सरल नहीं है। सत्य तो ये है कि अब तुम एक राजकुमारी हो और मैं एक चंद्र के राजा बनने से पूर्व मैं और सत्या साथ कार्य करते थे। अब फिर चाहने लगे एक दूसरे को, परंतु तुम इससे ऐसे छिप छिप कर क्यों मिल रही हो? यदि तुम इससे विवाह करना चाहती हो तो अपने भाई से बोल दो, वो अपनी बहन की बात नहीं टालेगा। वो नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि उसे घृणा की परिभाषा आती है। प्रेम क्या होता है वो नहीं समझता है। वो केवल युद्ध करना जानता है, प्रतिशोध लेना जानता है। प्यार क्या होता है वो इससे अपरिचित है। यदि वो समझ भी गया तो क्या होगा? वही जो आचार्य चाणक्य चाहते हैं, और उनके लिए कूटनीति और साम्राज्य से बढ़कर कुछ नहीं है। और वो तो यही चाहेंगे कि चंद्र मेरा विवाह किसी राजवंश में करा दे ताकि मगध की ताकत और बढ़ सके, और फिर मेरा विवाह भी एक राजनैतिक समझौता बन के रह जाएगा। नंदिनी, तुम किसी को बात मत बताना। यदि आचार्य को ये ज्ञात हो गया तो वो सत्य की हत्या भी करवा सकते। क्या? तुम ये बात किसी को मत बताना। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। क्या तुम्हें कभी किसी से प्रेम हुआ है? हाँ, अपने पिता महाराज से। निश्चित रूप से पिता और प्रेमी की भावनाएं भिन्न होती है, परंतु उसका तेज और उसकी आत्मा एक ही होती है।
आप जिसे सच्चे मन से प्रेम करते हैं उसके लिए आप सब कुछ त्याग सकते हैं, हंसते हंसते अपने प्राण दे सकते हैं। वही प्रेम है। मैं भी सत्य से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं उसके लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ, परंतु उसके प्राण जाते नहीं देख सकती। नंदिनी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, भगवान के लिए अपना मुंह मत खोलना। नहीं, मैं किसी से ये बात नहीं कहूंगी। ये कैसा गोश्त बनाया है तुमने? ठीक से बुरा भी नहीं है। किसने बनाया है? जाओ और उसको मेरे सामने लेकर आओ। क्षमा कीजिएगा महारानी, ये मैंने ही बनाया है। भोजन बनाने वाली दासी की पुत्री स्वस्थ नहीं थी, इसी कारण वो आज आई नहीं। और वो बकरी थोड़ी छोटी थी, मुझे पकाने में थोड़ा समय लग गया। और ये क्या वजह हुई मेरे भोजन के साथ इतनी लापरवाही? कलेजी अगर ठीक से नहीं बने तो वो मुझे नहीं भाती। मालूम नहीं था तुम्हें? हे प्रभु, इसने एक और दासी की बलि ले ली, और वो भी केवल कलेजा खाने के लिए। दुर्धरा, तुम वहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? मैं ये राजमाता ने ये हार भिजवाया आपके लिए। तो अंदर आओ, बाहर से खड़े होकर दोगी? मुझे दूसरी कलेजी चाहिए। हे ईश्वर, एक निर्दोष दासी की बलि दे दी इसने, उस पर भी इसे कलेजे का स्वाद नहीं भा रहा। अब क्या करूं दुर्धरा? मुझे तो जैसे आदत सी हो चुकी है। सुबह सुबह अगर मुझे कलेजी ना मिले तो जैसे मेरे कलेजे को ठंडक ही नहीं मिली। अगर इन बेवकूफों को तो इतना सा काम करना भी नहीं आता। अगर छोटी थी तो क्या हुआ, छोटी का गोश्त तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट होता है। हाँ हाँ, ये तो किसी नवजात का लगता है। हाँ, नवजात ही था। बेचारी बहुत चीखी होगी ना, बहुत दर्द हुआ होगा उसे। जी नहीं, मैंने एक ही झटके में उसकी बलि दे दी थी। एक ही झटके में? इस बार तो जाने देती, लेकिन अगली बार ठीक से नहीं बना तो मैं तुम्हारा कलेजा खा जाऊंगी, समझी? अब जाओ यहाँ से। ये लो दुर्धरा, तुम भी चखो। नहीं 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 नहीं, नहीं। इसे क्या हुआ? ये तो ऐसे भाग गई जैसे मैंने इसी का कलेजा मांग लिया। ये दासी सैनिक की आरती क्यों उतार रही है? आप दिन रात यहाँ पहरा देकर हमारे और हमारे महल की रक्षा करते हैं, इसलिए आज रक्षाबंधन के दिन मैं आपको राखी बांध रही हूँ। एक समय था जब मेरे आगे एक साथ 9 कलाइयां आगे आती थी राखी बंधवाने के लिए, परंतु आज महाराज, ये है अजमेर के राजा, काशी, छेदी, पांचाल, गंधार और कलिंगा के महाराज। आचार्य, आचार्य, मैं कहने के लिए क्षमा चाहूंगा, किंतु क्या आपने इन्हें भी आमंत्रित किया है? हाँ चंद्र, क्योंकि मगध पर हमारी जीत में इन डकैतों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। और आज जब हमारे राज्य के 16 जनपदों के राजा हमारे राज्य की सीमा विस्तार हेतु यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो इन्हें भी सम्मिलित होने का अधिकार है। जी आचार्य, जैसा आप उचित समझे। आज एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण घोषणा के लिए आप सबको यहाँ आमंत्रित किया गया है। मैं मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य घोषणा करता हूँ कि संपूर्ण भारत की उन्नति के लिए कन्याकुमारी अंतरिक्ष से अतक तक, बंगसैंग और कटक तक राज्यों की नीतियां मगध के महामंत्री मेरे आचार्य चाणक्य ही सुनिश्चित करेंगे। हमारा निर्णय है कि हर एक राज्य में कम से कम 8 मंत्रियों का मंत्री परिषद, जो कि धर्माध्यक्ष, राष्ट्रपाल और अमात्य परिषद से सुझाव लेकर राजा को उसका कर्तव्य निभाने में उसकी सहायता करेगा।
महाराज की जय हो। महाराज, राजकुमारी छाया आपसे भेंट करना चाहती है। परंतु क्यों मैं भीतर नहीं जा सकती? आज रक्षाबंधन है और मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूँ। क्षमा करिए रानी, परंतु हमें आदेश मिले हैं, आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं मगध की रानी हूँ और मुझे मेरे भाई के हाथ में राखी बांधने का पूरा अधिकार है। क्षमा कीजिए, मैं तो महाराज की आज्ञा का पालन कर अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। राजाज्ञा नहीं है। पुराने राजा के वंश का कोई भी, बालक हो या बड़ा, इनसे नहीं मिल सकता। मेरे जीवन में पहली बार तुमने मुझे राखी बांधी है। मैं मानता हूँ कि इतने वर्षों तक हम एक दूसरे से दूर थे और इतने वर्षों तक मैं तुम्हें कोई उपहार नहीं दे पाया, किंतु इतने वर्षों की भरपाई मुझे अवश्य करनी है। अर्थात मैं तुम्हें एक नहीं अभी तो दो उपहार दूंगा। मेरा पहला उपहार होगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जीवन भर मुझसे कुछ मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। और मेरा जो दूसरा उपहार है वो शायद तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपहार होगा। ऐसा लगता है कि चंद्र ने मेरे मन की बात जान ली है। क्या वो जान गया है कि मैं और सत्यजीत एक दूसरे से प्रेम करते हैं? इनसे मिलो, ये कलिंगा के राजकुमार कर्णदेव, ये मेरे प्रिय मित्र हैं और तक्षशिला में सहपाठी भी थे। इसलिए आज सबके समक्ष ये कहते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है कि मेरी प्रिय बहन और कलिंगा के राजकुमार कर्णदेव का संबंध मैं सुनिश्चित करता हूँ। बिना अनुमति के यहाँ कैसे आई? न्याय मांगने वालों के लिए राजा की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मगध के हर एक निवासी को न्याय मिलना उसका संपूर्ण अधिकार है, फिर चाहे वो मगध की महारानी क्यों ना हो। किंतु उचित समय का ध्यान देना आवश्यक होता है महारानी। हमारे राज्य में हर सप्ताह न्याय सभा लगती है जहाँ प्रार्थी की सुनी जाती है। तुम चाहो तो उस समय आ सकती हो। नहीं, आपको मेरी प्रार्थना सुननी होगी अभी और इसी समय, क्योंकि यदि ये समय बीत गया तो फिर आपके न्याय का कोई अर्थ ही नहीं होगा। आप मेरी प्रार्थना आज और अभी सुनेंगे। बताओ किसके विरुद्ध है तुम्हारी प्रार्थना? मगधराज के विरुद्ध। शांत, बताओ ऐसा क्या अन्याय किया है मगध नरेश ने? अन्याय? जब महाराजा की बहन उसे राखी बांध सकती है तो फिर मैं अपने भाई को राखी क्यों नहीं बांध सकती? क्योंकि तुम्हारा भाई केवल तुम्हारा भाई नहीं, वो राज्य का शत्रु है, विद्रोही है, पर एक विद्रोही से मिलने की अनुमति किसी को नहीं है। ये कैसा नियम है? राजा की बहन उसे राखी बांध सकती है परंतु राजा की पत्नी अपने भाई को राखी नहीं बांध सकती। अगर मेरा भाई विद्रोही, उसका दंड मुझे क्यों मिल रहा है? एक बहन अपने भाई को राखी बांध सकती है, ये उसका पूरा अधिकार है। मुझे अच्छी तरीके से स्मरण है, जब पिता महाराज का ये राज्य था तो हर स्त्री को सम्मान मिलता था, उसके अधिकार कभी छीने नहीं जाते थे। लज्जा आती है मुझे कि उसी मगध में स्त्री का अधिकार छीना गया है।
तुम्हारे पिता के राज्य में स्त्रियों की क्या दिशा थी, यही जानना चाहती हो ना तुम? तो जाओ जाकर मिलो मेरी माँ से, तब तुम्हें ज्ञात होगा कि किस प्रकार तुम्हारे ही पिता ने वर्षों तक अत्याचार किया उस पर। यही जानना चाहती हो ना कि क्या क्या अधिकार मिले स्त्रियों को? तो जाओ जाकर मिलो मेरी बहन से, तब तुम्हें ज्ञात होगा कि आज जीवन में पहली बार उसने अपने भाई के हाथ पर राखी बांधी, जिस अधिकार से वर्षों तक वो वंचित थी, केवल और केवल तुम्हारे पिता के कारण। एक बात और नंदिनी, तुम एक राजा की पत्नी हो और एक राजा की पुत्री थी, तो तुम्हें भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि किस प्रकार एक राजा के साथ बर्ताव करना चाहिए, कि किस प्रकार भरी सभा में सम्मान सहित उसे संबोधित करना चाहिए। आज तुमने भरी सभा में मुझसे प्रश्न किया, उसका उत्तर मैंने तुम्हें भले ही ना दिया। तुम्हारे सम्मान के लिए ही मैं वहां चुप रहा। मैंने तुम्हारे सम्मान के लिए सबके सामने विनती की। देखो नंदिनी, तुम्हारे पिता भले एक अच्छे पिता रहे होंगे, किंतु वो प्रजा के लिए कभी भी एक अच्छे राजा नहीं थे। इसलिए भविष्य में कभी भी मेरी तुलना उनसे मत करना, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा को वचन दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी प्रजा में हर एक निवासी को समान रूप से न्याय मिलेगा। इसलिए आज मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। आज मैं तुम्हें अनुमति दूंगा कि तुम जाओ, जाकर अपने भाई के कलाई पर राखी बांधो, किंतु इस कारण नहीं कि तुमने भरी सभा में तमाशा किया, अभी तो इस कारण कि भारतीय परंपरा के अनुसार हर एक रिश्ते का अलग महत्व होता है, फिर चाहे किसी का भाई एक राजद्रोही क्यों ना हो। इसलिए आज मैं तुम्हें अनुमति देता हूं कि जाओ, जाकर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधो। इन्हें इनके विद्रोही भाई से मिलने दिया जाए। रानी, आप भीतर प्रवेश कर सकती हैं। जो हाथ सदा मेरे सर पर मेरी रक्षा के लिए रहा करते थे, उसकी आज ये दशा। नंदिनी, इन लोगों ने मुझे पीड़ा देने के कितने प्रयत्न किए, पर फिर भी मेरे मुख पर संतोष है। मुझे ज्ञात है मेरे भैया बहुत शक्तिशाली है, बहुत बलवान है, उन्हें कुछ नहीं होगा। नंदिनी, तुम यहाँ क्या कर रही? तुम्हें आने किसने दिया? आज के दिन में कैसे नहीं आती भैया? आज रक्षाबंधन जो है, अपने सभी भाइयों से कितने उपहार भेंट में मिलते थे, और तुम उन उपहारों को देखकर कितना प्रसन्न हुआ करती थी। पर इस बार मेरी विवशता देखो नंदिनी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। इस बार मैं तुम्हें एक ऐसा उपहार दूंगा, ऐसा उपहार तुम्हें आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। नंदिनी, एक सूचना है। नंदिनी,
कि पिता जीवित है। तुम्हें किसने बताया? हेलेना ने। अर्थात चंद्र को भी ये पता चल जाएगा और फिर वो अपनी सेना को पिता महाराज को खोजने के लिए भेज देगा। नहीं नंदिनी, ऐसा नहीं होने दूंगा। पिता महाराज को इस बात का ज्ञात नहीं है कि ये सूचना महल में फैल चुकी है। तुम्हें मेरा साथ देना होगा नंदिनी। भैया शांत हो जाओ भैया, ये बात किसी को पता नहीं चलेगा पिता महाराज जीवित है। ये तुम कैसी बात कर रही हो नंदिनी? हेलेना चंद्र की पत्नी है और आज नहीं तो कल चंद्र को सब कुछ बता देगी। नंदिनी, मेरे पास केवल एक ही उपाय है। इससे पहले कि चंद्र को कुछ पता चले और वो पिता महाराज तक पहुंचे, तुम्हें मुझे यहाँ से निकलवाना होगा। नंदिनी, कुछ तो बोलो। तुम मौन क्यों? नंदिनी, तुम मुझे यहाँ से निकलवाओगी ना? नंदिनी, ये मेरे तुम्हारे या पिता महाराज के जीवन का विषय नहीं, परंतु महल में बंदी बनी हमारे परिवार की स्त्रियों के जीवन का प्रश्न है। मुझे तुम किसी भी प्रकार से यहाँ से निकलवाओ नंदिनी, और फिर मैं तुम सबको यहाँ से मुक्त करवाऊंगा नंदिनी। ये तुम्हारे भाई का वचन है। बस मेरी सहायता करो नंदिनी, मुझे वचन दो। तुम करोगे ना नंदिनी? हाँ भैया, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं पिता महाराज और हमारे परिवार को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। केवल मैं एक उचित समय की प्रतीक्षा करूंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे व्यर्थ के प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझता। मैंने जो कुछ भी किया राज्य के हित में क्या समझी। फूलो मत, तुम मेरी वजह से राजा बने। मेरी बात जीवन भर स्मरण रखना कि आज अगर मैं राजा हूं तो केवल और केवल मेरे आचार्य के कारण। एकांत, मुझे महाराज से अकेले में कुछ बात करनी है। किंतु तुम्हें कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी। मुझे महत्वपूर्ण मंत्रणा के लिए जाना है। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं। तुमने उसे उसके भाई से मिलने की अनुमति क्यों दी? उसने तुम्हें भरी सभा में बेइज्जत की, फिर भी तुमने उसकी मुराद पूरी कर दी। मैं जानना चाहती हूँ चंद्र, आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? पहले तो तुम उसे दासी बनाकर इस महल में लेकर आती हो, उसके बाद उससे शादी करके उसे रानी बना देते हो, हर रात उसी के साथ बिताते हो। उसने तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को बेइज्जत किया, उसके बाद भी तुमने उसे माफ कर दिया और तू और उसके भाई से मिलने की इजाजत भी दे दी। आखिर क्यों बार बार ऐसा होता है चंद्र, बताओ मुझे। मैं तुम्हें तुम्हारे व्यर्थ के प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझता। मैंने जो कुछ भी किया राज्य के हित में क्या समझी। फूलो मत, तुम मेरी वजह से राजा बने। क्या? हाँ, मैंने तुम्हें राजा बनाया है। ये जो ताज तुमने पहना है उस पर केवल मेरा हक है। तुम तो एक मामूली से फौजी हुआ करते थे। ये राजगद्दी, ये महल, ये सब कुछ मेरी वजह से मिला है तुम्हें। ये जो भी कहा है फिर कभी मत दोहराना। ये मत भूलना कि तुम आई थी मेरे पास सहायता के लिए, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा प्रतिशोध चाहिए था और मैंने तुम्हारा साथ दिया क्योंकि हमारा उद्देश्य और हमारा लक्ष्य एक था। मेरी बात जीवन भर स्मरण रखना कि
राजे के कारण जीवन भर इस बात को अपने मस्तिष्क में बैठा कर रखना। तुम क्या कह रही हो नंदिनी? तुम्हारे पिता महाराज जीवित, पर तुमने तो कहा था कि चंद ने स्वयं अपने हाथों से। हाँ माँ, पर धन भैया ने स्वयं मुझसे कहा कि पिता महाराज जीवित है, जीवित है, पिता महाराज जीवित है। माँ नंदिनी, तुम अपने भैया से मिली थी ना? कैसे है वो? जब वो युद्ध से आते थे तो मैं उन्हें नीम की पत्ती का लेप लगाती थी, उनके सारे घाव भर जाते थे। मैं जानती हूँ कि कारागार में उन पे कितने अत्याचार हो रहे होंगे, उन्हें कितनी पीड़ा हो रही होगी। परंतु मैं विवश हूँ, या महल में होते मैं उनकी कोई भी सहायता नहीं कर सकती। बस भाभी, बस बस, हमने बहुत सह लिया, अब और नहीं। मैं आप सबको वचन देती हूँ कि मैं शीघ्र ही आप सबके इस पीड़ा से मुक्त कर दूंगी। मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं धन भैया को कारागार से निकलवा कर ही रहूंगी, जिसके पश्चात धन भैया हमें यहाँ से निकालकर पिता महाराज के पास ले जाएंगे। मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ तो केवल उचित समय की। बागी की मदद करने वाला खुद भी एक बागी कहलाता है। रानी जी, क्या हमें ये महाराज को बताना चाहिए? नहीं, मैं महाराज को कुछ नहीं बताऊंगी। भला एक बहन और भाई के बीच में आने वाली मैं कौन होती हूँ? नंदिनी अगर धन को बचाना चाहती है तो उसे बचाने दो, बल्कि मैंने तो ये सोचा है कि उसकी इस काम में मदद मैं करूंगी। ये लो तुम्हारा इनाम, लेकिन याद रखना ये बात गलती से भी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, समझी? अगर तुम खुद की सलामती चाहती हो तो ये राज अपने तक ही रखना। माफ कीजिएगा रानी साहब, मगर अभी आपने ही कहा कि विरोधी का साथ देना अपने आप में एक अपराध होता है, फिर तो हम ये कैसे? हाँ, ठीक कहा तुमने, ये एक अपराध ही है, लेकिन ये अपराध हम थोड़ी कर रहे हैं, ये तो नंदिनी कर रही है। धन को बचाने में नंदिनी की मदद मैं करूंगी और इसका पूरा इल्जाम नंदिनी पर आ जाएगा। फिर नंदिनी चंद्र की नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिर जाएगी। महाराज ने नंदिनी को अपने भाई से मिलने का मौका दिया था ना, अब देख जब उन्हें पता चलेगा कि नंदिनी ने धन को भगाने की कोशिश की थी, तो फिर नंदिनी को दोबारा कोई मौका नहीं मिलेगा। नंदिनी, छाया, मेरा एक कार्य करोगी? छाया, अवश्य करूंगी, परंतु तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? बस ये मत पूछो, तुम किसी भी बात के पत्र ना सत्यजीत को दे दो, क्योंकि मुझ पे इतना साहस नहीं है कि मैं स्वयं उसे बता सकूं इसमें क्या लिखा है। मैं उसे नहीं बता पाऊंगी कि मेरा विवाह किसी और से निश्चित हो गया है। क्या? कब? किससे और किसने निश्चित किया ये? चंद्र ने मेरा विवाह कलिंग के राजकुमार से निश्चित कर दिया है। परंतु सत्यजीत का क्या? तुम तो उससे प्रेम करती हो ना? करती हूँ मैं प्रेम उससे, परंतु मैं चंद्र के निर्णय का विरोध नहीं कर सकती। चंद्र ने भरी सभा में घोषणा कर दी, यदि मैं पीछे हटी तो चंद्र और मेरे कुल का कितना अपमान होगा।
नहीं, मैं नहीं होने दे सकती, नहीं। छाया, परंतु जिसे तुम प्रेम नहीं करती उससे विवाह करना आत्महत्या है। तुम उससे प्रेम ही नहीं करती तो फिर कैसे जी पाओगी? यदि तुम सत्यजीत से सच में प्रेम करती हो तो फिर सबके सामने स्वीकार करो, कायर मत बनो। कायर नहीं हूँ मैं, जिससे आप प्रेम करते हो उससे जानबूझकर दूर रहना तो बहुत ही साहस का कार्य है, परंतु मैं अपने कुल को अपमानित नहीं कर सकती। तुम मेरा कार्य करो, तुम ना ये पत्र जाके सत्यजीत को दे आओ, वो रात्रि में मुझसे मिलने आएगा। मैं तुमसे विनती करती हूँ नंदिनी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम ये पत्र सत्यजीत को दे आओ ना। छाया, मैं अभी जाकर संबंध को रद्द कर दूंगा। अधिक से अधिक क्या होगा, जिन हाथों का सर मेरे सामने नहीं उठता उनके सामने मेरी तस्वीर चुप जाएगी। मुझ पर वचन तोड़ने का आरोप लगेगा, समूचे भारत में मगध का अपमान होगा। मुझे संबंध स्वीकार है। मैंने सदा आपका सर ऊंचा देखा है, मेरी वजह से मैं आपकी दृष्टि नीचे नहीं होते देख सकती। जब मैं तुम्हें पुस्तक पढ़ने की अनुमति दे चुका हूं तब फिर क्यों छुपा रहे हो? या कुछ और छिपाया हुआ है इसमें? इसमें तुम्हारे काम का कुछ भी नहीं है। हटो, देखने तो मुझे। ईश्वर, यदि इसने पत्र देख लिया तो बड़ा संकट आ जाएगा। इसमें जो कुछ भी है वो तुम्हारा है, मुझे देखने की आवश्यकता नहीं। फिर यदि इसमें मेरी मृत्यु का कोई अस्त्र ही क्यों ना हो, मुझे कोई भय नहीं। मैं तुमसे प्रश्न पूछ सकती हूँ? पूछो। तुमने मुझे पुस्तकें पढ़ने की अनुमति क्यों दी? क्योंकि मुझे सिखाया गया है कि शिक्षा पर सबका बराबर अधिकार है, फिर चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, निर्धन हो, धनवान हो, बड़ा हो, छोटा हो। और मैं कभी किसी से उसका अधिकार नहीं छीनता। क्या अधिकार केवल शिक्षा पर है, प्रेम पर नहीं? क्या है ना, आज तक मुझे कभी प्रेम नहीं हुआ है, और यदि हुआ भी हो तब भी मैंने कुछ अनुभव नहीं किया है। महारानी की जय हो, देवी अवंतिका आपको बुला रही हैं। कितनी विचित्र स्त्री है, इतनी पढ़ी लिखी होने के पश्चात भी इतना मूर्खतापूर्ण प्रश्न। भला कोई बुद्धिमान मनुष्य क्यों प्रेम करेगा? प्रेम तो केवल मूर्खों का काम। ये स्तंभ देख रहे हैं आप, इसके भीतर एक गुप्त मार्ग है जिसकी जानकारी केवल मुझे और पिता महाराज को है। ये मार्ग सीधा महल के बाहर यहाँ खुलता है। हमें किसी भी रूप में धन भैया को स्तंभ तक पहुंचाना होगा। परंतु ये संभव कैसे होगा? महल की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कठोर है और कारागार के समीप तो और भी अधिक। अरे हाँ भाभी, मैंने आपसे कुछ मंगवाया था, उसका प्रबंध हो गया? बहुत अच्छे। कल महल में उत्सव होने वाला है, हमें किसी भी रूप में नौशदियों को सैनिकों में बटने वाले लड्डुओं में मिलाना होगा। इसे खाते वो मूर्छित हो जाएंगे, जिसके बाद में आसानी से भैया को छुड़वा लूंगी। ये देखिए। मगध नरेश महाराज चंद्रगुप्त मौर्य पधार रहे हैं।
ये क्या है? वो राजकुमारी छाया का विवाह है, तो उन्हें देने के लिए ये भेंट है हमारी ओर से। ये हमारे परिवार से शगुन। अच्छी बात है। मैं बस यहाँ आपको सूचित करने आया था कि राजमाता चाहती हैं कि विवाह के सभी कार्यक्रमों में आप सब लोग सम्मिलित हो। हाँ, क्यों नहीं। ये तो हमारा सौभाग्य है। आप हमारे संबंधी बन गए, इस नाते छाया बेटी से भी हमारा संबंध जुड़ा हुआ। हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। मुझे विलंब हो रहा है। सत्यजीत छाया के पत्र की प्रतीक्षा में होगा। मुझे जाना चाहिए। मैं अभी आती हूँ। ये नंदिनी इतनी रात्रि को छुपकर कहाँ जा रही है? महारानी, आप क्षमा कीजिएगा, परंतु छाया नहीं आई। वो कुशल तो है ना? छाया कुशल है, परंतु इस समय उसका उपस्थित होना संभव नहीं। ये सब आपके पत्र हैं और छाया का उत्तर आप तक पहुंचाने के लिए कहा है मुझे विवाह का समाचार मिला। जानता हूँ न मैं कुछ कर सकता हूँ और न ही छाया। एक राजकुमारी और एक साधारण से सोना गढ़ने वाले का क्या मेल। मैंने तो अपना प्रेम खो दिया और मैं उसे कभी भुला ना सकूंगा। महारानी, क्या वर्षों के प्रेम का मुझे इतना अधिकार भी नहीं कि एक अंतिम बार छाया को देख सकता। ये क्या हो रहा है यहाँ? कौन है ये व्यक्ति जो नंदिनी से छिपकर मिल रही है? मैं तुम्हारी भावना समझ सकती हूँ, परंतु अब तुम्हारा मिलना उचित नहीं है। एक राजकुमार के साथ विवाह के बाद जीवन में काफी परिवर्तन आते हैं। समझने का प्रयास करना। मैं भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती, क्योंकि यदि महाराज को पता चल गया तो तुम उसका परिणाम जानते हो। जिस भांति से स्नेह से बात कर रही है, ऐसा ज्ञात होता है जैसे ये कोई गुप्तचर ना हो, उसका प्रेमी हो। पर यदि ये इसका प्रेमी है तो नंदिनी ने इस बारे में मुझे पहले कुछ क्यों नहीं बताया? चंद्र, चंद्र, ये सब क्या है नंदिनी? तुमने विवाह से पूर्व मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? इतना बड़ा अपराध। उसे घृणा की परिभाषा आती है। प्रेम क्या होता है वो नहीं समझता है। परंतु चंद्र, मैं कैसे बताऊं ये? क्या समझाओगे तुम? तुम्हारा विवाह तो मलय केतु के साथ होने वाला था ना? क्या फिर तुमने उससे भी मेरे भांति अंधेरे में रखा? इतना घृणित कार्य करते समय तुम्हें लाज नहीं आई? नंदिनी, तुमसे इतने बड़े दोष की अपेक्षा नहीं थी। तुम एक विवाहित हो, मगध की महारानी हो। भरी सभा में तुमने मुझसे प्रश्न किया था ना, अब मैं भरी सभा में तुमसे प्रश्न करूंगा और तुम अपने अपराध के स्पष्टीकरण देना। देखो, वो जो भागा है
उसे तुरंत पकड़ के सभा में प्रस्तुत किया जाए। सभी सभासदों को सभा में एकत्रित किया जाए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जाएगी। क्या बात है चंद्र, इतनी रात्रि अविलंब ये सभा बुलाने का कारण क्या है? हर एक अपराधी को उन पर लगाए गए अपराध का स्पष्टीकरण देने का अवसर मिलता है, और यही अवसर मैं आपको भी देता हूं। तो बताइए, इन पत्रों का अर्थ क्या है? नंदिनी, तुम किसी को बात मत बताना। यदि आचार्य को ये ज्ञात हो गया तो वो सत्य की हत्या करवा सकते। आपका मौन आपका अपराध सिद्ध करता है, और आपका आरोप है कि आपने विवाह से पूर्व और विवाह के पश्चात एक पराये पुरुष के साथ संबंध बनाए रखा, जो कि बहुत बड़ा अपराध है। तो बताइए मगध की महारानी, क्या ये अपराध सत्य है? चंद्र के हाथ में जो पत्र है वो तो सत्या ने मुझे भेजे, परंतु चंद्र नंदिनी पे क्यों संशय कर रहा है? आपने मुझ पर आरोप लगाया था ना कि मैंने आपको आपके अधिकारों से वंचित रखा। तो बताइए, क्या इस भांति आप अपने अधिकार का उपयोग करेंगी? क्या इस भांति एक विवाहित स्त्री का एक पराये पुरुष के साथ संबंध बनाना उसे शोभा देता है? बताइए महारानी, उत्तर दीजिए कि क्या आपको आपका अपराध स्वीकार है, या अब भी आपको स्पष्टीकरण देना चाहती है? महाराज, आपको अवश्य कोई भ्रम हुआ। मेरी पुत्री कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करेगी जिससे उसे लज्जित होना पड़े। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तो फिर ये मौन क्यों है? ये क्यों कुछ नहीं कहती? नंदिनी कुछ बोलो। जो तुम पर लांछन लगाया जा रहा है उसका जवाब दो कि तुमने कुछ नहीं किया। नंदिनी कुछ बोलो। इनका मौन ही इनका अपराध सिद्ध करता है, तो अब इन्हें दंड अवश्य मिलेगा। आचार्य, बताइए क्या सुझाव है आपका? आप जो भी कहेंगे वो मान्य होगा। नहीं चंद्र, इसका निर्णय तुम्हें स्वयं लेना होगा। मैंने तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान दिया ताकि अपने जीवन के निर्णय तुम स्वयं ले सको। और अभी जिस विषय पर यह चर्चा हो रही वो केवल तुम्हारे निजी जीवन से नहीं, अपितु राजद्रोह से भी संबंधित है। यदि कोई राजकीय संकट होता तो उपस्थित मंत्रीगण आपस में विचार विमर्श करके कोई निर्णय दे देते, परंतु इस विषय में निर्णय लेने का अधिकार केवल तुम्हारा है। जैसे आपकी आज्ञा। महाराज की जय हो। महाराज, हमने उस व्यक्ति को पकड़ लिया है। तो प्रस्तुत करो उसे। तो मैंने निर्णय लिया है कि नंदिनी को आजीवन महल का परित्याग करना होगा। और इसे मैं मृत्युदंड देता हूं। नहीं मां, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। नंदिनी निर्दोष है। इस व्यक्ति का संबंध मेरे साथ है, नंदिनी के साथ नहीं। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वो भी तब से जब से हम विशाली नगर में थे। यदि ये पत्र छाया के थे
तो नंदिनी ने कुछ कहा क्यों नहीं? वो चुप क्यों खड़ी रही? आज छाया और सत्यजीत का विवाह होने जा रहा है। सभी लोग तैयारियों में व्यस्त रहेंगे। उचित अवसर मिलते ही मैं धन भैया को मुक्त करवा लूंगी। नंदिनी,